हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने साथ साथ अपने परिवार वालों का भी ख्याल काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी फैमिली में स्वागत करता हूँ। आज है 6 अप्रैल 2022। आज का न्यूज़ एनालिसिस कवर करने के पहले सबसे पहले कोटेशंस हम लोग कवर करते हैं। और आज यहाँ पे कोटेशन जो लिखा गया है शुभांगी सिंह के द्वारा, आज के 1 मिनट के वीडियो में कोटेशंस लिखा गया है। क्या लिखा गया इनके द्वारा, देखिए। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी। अगर आप सपना बड़ा देखेंगे, उस सपने को अचीव करने के लिए जो सफ़र आप तय करेंगे उसमें बहुत सारी चुनौतियां आएंगी। उन चुनौतियों का सामना करने के लिए आपको हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा, सक्रिय रहना पड़ेगा। और अगर उन तकलीफों को आप फेस कर लेते हैं, है ना, उन तकलीफों से आप उभर करके जीत लेते हैं, उन तकलीफों से अपने आप को सफल बना लेते हैं, तो फिर उससे जो जीत हमें हासिल होगी वो और भी शानदार होगी। ये ध्यान रखिएगा। तो सपने बड़े देखने चाहिए, लेकिन सपने बड़े देखने के साथ साथ हमें अपने आप को उस लेवल पे ढालना भी पड़ेगा उन तकलीफों के लिए जो हमें सफ़र के दौरान हमें मिलने वाली है, ताकि हम उसको फेस ऑफ कर सके, उसको चैलेंज कर सके, उससे जीत सके और अपने मंजिल तक पहुंच सके। और उससे जो हमें जीत हासिल होगी वो जीत बहुत ही शानदार होगी। ये बात ध्यान रखते चलिएगा। शुभांगी सिंह के द्वारा 1 मिनट के कोटेशंस में ये कोटेशन लिखा गया है। आप सभी लोग लिखे कोटेशन। सुबह के 10 बजे शॉर्ट वीडियोस आती है मेरी यूट्यूब पे, तो आप उसको देखें और उसी के कमेंट सेक्शन में कोटेशंस लिखें। जो लोग कोटेशंस लिखते हैं बहुत अच्छी बात है, जो कोटेशंस नहीं लिख रहे हैं वो भी कोटेशन लिखें और एक दूसरे के कोटेशंस को अप्रिसिएट भी करें। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आज का सबसे पहला न्यूज़ एनालिसिस कवर करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग मैप को देखते हैं, है ना। बिहार मैप रोज दिखाऊंगा, मैप रोज दिखाऊंगा, 2 मिनट के लिए दिखाऊंगा, ताकि आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट बहुत अच्छे से पता चल सके कि कौन सा जिला किस जगह पर स्थित है। आइए स्टार्ट करते हैं। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीहोर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, शेखपुरा, नवादा, जमुई, लखीसराय, मुंगेर, बांका, भागलपुर, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर। आई होप इतना मैप मैं आपको दिखाता हुआ चलूंगा रोज से डेली बेसिस में। जब आप ये 2 मिनट मैप देखेंगे ना, तो आपके दिमाग में इम्प्रिंट चप जाएगा एक तरह से आपके बिहार के नक्शा का। और जब भी आपसे किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कोई भी जिला से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ होगा, तो तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा, अरे ये बिहार का स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली आपके माइंड में बन जाएगा। और उसमें आप तुरंत इंडिकेट कर सकते हैं कि हाँ किस जिले को लेकर के बात कही जा रही है, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश को टच करता है, झारखंड को टच करता है, वेस्ट बंगाल को टच करता है, कंट्री नेपाल को टच करता है। और नेपाल के साथ कितने जिले टच होते हैं, टोटल 7 जिले यहाँ पे टच करते हैं नेपाल के बॉर्डर के साथ, अपने बॉर्डर शेयर करते हैं। ये ध्यान रखिएगा। आइए आज का सबसे पहला न्यूज़ कवर करते हैं। सबसे पहला न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। न्यूज़ किससे संबंधित है, आग बुझाएगा रिमोट से चलने वाला फायर रोबोट। मुजफ्फरपुर की बात यहाँ पे कही जा रही है। कहाँ की बात कही जा रही है, मुजफ्फरपुर, ठीक है। मुजफ्फरपुर की बात यहाँ पे कही जा रही है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। वैशाली के ऊपर ये आपको देखने को मिलेगा मुजफ्फरपुर, ठीक है। उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब पेट्रोल पंप या फिर गैस गोदाम आदि जोखिम भरी जगहों पर आग बुझाने के लिए फायर रोबोट की मदद यहाँ पे ली जाएगी। इन जगहों पर आग लगने से मानव बल की क्षति होने की आशंका ज़्यादा रहती है। तो किस जगह की बात कही जा रही है, पेट्रोल पंप या फिर गैस गोदाम की बात कही जा रही है। तो वहाँ पे क्षति होने की, मानव बल की क्षति होने की बहुत ज़्यादा आशंका रहती है। तो फायर रोबोट के जरिए फायरमैन अपनी जान बिना जोखिम में डाले इन जगहों पर आसानी से आग पर काबू पा सकेंगे। इसे रिमोट से संचालित किया जाएगा। इसके लिए सूबे के 44 फायरमैन दिल्ली में विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो कहाँ से ये लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये लोग 44 यहाँ पे फायरमैन जो है वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। कहाँ पे, दिल्ली में, ये ध्यान रखिएगा। फायर रोबोट की खरीदारी बिहार सरकार भी करेगी। अब दिल्ली में 2 रोबोट है जिसे यूरोप से खरीदा गया है। एक फायर रोबोट की कीमत 3 करोड़ है, याद रखना है आपको, 3 करोड़। यहाँ पे 2 रोबोट आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। मतलब कुल कितना करोड़ रुपए खर्च हुआ है दिल्ली सरकार के द्वारा, टोटल 6 करोड़ रुपए 2 रोबोट को यहाँ पे खरीदने को लेकर के। ये खरीदा कहाँ से गया है, यूरोप से खरीदा गया है, ये ध्यान रखिएगा। दरअसल सूबे के दमकल विभाग का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। डिजिटल उपकरणों से लेस किया जा रहा है। इसके लिए सूबे के फायरमैन को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दिल्ली में 15 अप्रैल को 44 फायरमैन का प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा। इस दौरान फायरमैन को रिमोट से चलने वाले फायर रोबोट की जानकारी दी गई है। इसके इस्तेमाल की बारीकी से जानकारी दी गई है। प्रशिक्षण में शामिल उत्तर बिहार के एक फायरमैन ने बताया कि फायर रोबोट जनरेटर से संचालित होता है। रोबोट जनरेटर से
फायर रोबोट जो है वो जनरेटर से संचालित होता है, इससे काम लेना बेहद आसान है। एक जेसीबी की तरह ही ऑपरेट करना है। फायर रोबोट को दमकल के नोजल पॉइंट से जोड़कर इस्तेमाल किया जाता है और एक साथ 2 नोजल पॉइंट फायर रोबोट में काम करते हैं। करीब 500 मीटर क्षमता यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके द्वारा देखी जाती है। कैपेसिटी की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप और जितने भी हाई रिस्क वाले एरिया है गैस गोदाम वाला, वहाँ पे अब आग बुझाने को लेकर के किसी भी मानव की कोई भी क्षति नहीं होगी। अब यहाँ पे फायर रोबोट जो होगा वो आपका आग बुझाएगा इन सभी क्षेत्रों में, ये ध्यान रखिएगा। आज का ये पहला नंबर न्यूज़। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर न्यूज़ की बात करते हैं। तो पटना साहिब महोत्सव की बात कही जा रही है। 14 और 15 अप्रैल को यह आपका सेलिब्रेट किया जाएगा। पटना साहिब महोत्सव कब आयोजन किया जाएगा? 14 और 15 अप्रैल को आयोजन किया जाएगा और इसमें गीत संगीत का कार्यक्रम होगा, पंजाबी कलाकार भी आएंगे। 2018 में पटना साहिब महोत्सव का आयोजन किया गया था। एक दो दिनों में सांस्कृतिक कार्यक्रम को अंतिम रूप यहाँ पे दिया जाएगा। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में तैयारी बैठक हुई है। पटना साहिब महोत्सव के दौरान आवश्यक तैयारी ससम्य सुनिश्चित करने के लिए डीएम ने 16 कोषांगों के गठन के संबंध में आदेश दिया है। इसमें आयोजन समिति, कोषांग, कलाकार चयन समिति कोषांग, मंच व्यवस्था, वाहन साफ सफाई, विद्युत बैरिकेडिंग, चिकित्सा शौचालय कोषांग आदि प्रमुख यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। महोत्सव को लेकर के अधिकारियों ने लिया है जायजा, ये ध्यान रखिएगा। तो 14 और 15 को यहाँ पे पटना साहिब महोत्सव यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है। उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो शोभा यात्रा में डीजे बजाने की मनाही हो गई। देखिए एक तरह से साउंड पॉल्यूशन हम लोगों ने इसके बारे में कवर भी किया है। साउंड पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण बहुत ज़्यादा आज के डेट में क्या कर रहा है, बीमारियों का स्रोत कहा जाता है इसको। जैसा कि हम लोगों ने कल भी पढ़ा था न्यूज़ में, द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में WHO की तरफ से बोला गया कि 53 डेसिबल से ज़्यादा साउंड का उत्पादन जो होता है वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो इससे ज़्यादा साउंड का उत्पादन ना करें। और सबसे ज़्यादा अगर हम लोग बात करें 53 डेसिबल से ज़्यादा जो साउंड का उत्पादन आपको देखने को मिलेगा वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? ढाका में आपको देख सकते हैं, ढाका में, ठीक है। ढाका में आपको देखने को मिलेगा। ढाका में 119 डेसिबल आप देख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो गया, इन सभी जगह पे भी आपको देखने को मिलेगा आपका इसी के आसपास यहाँ पे डेसिबल होता है। नॉइज पॉल्यूशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ध्वनि प्रदूषण, नॉइज पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है। रामनवमी, चैती छठ व रमजान को लेकर मंगलवार को अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश रंजन की अध्यक्षता में शांति समिति के सदस्यों व पुलिस पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें एसडीओ ने कहा कि रामनवमी के मौके पर निकलने वाली शोभा यात्रा में डीजे नहीं बजेगा, मनाही कर दी गई है डीजे को लेकर के। एसडीओ ने बताया कि शोभा यात्रा में सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल लगाया जाएगा। मां दुर्गा और काली की प्रतिमा के लिए पुराने रूट से ही विसर्जन शोभा यात्रा निकलने की अनुमति होगी। इसके लिए हर हाल में लाइसेंस लेना होगा। वहीं छठ को लेकर के गंगा घाटों पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, पुलिसकर्मी व निगमकर्मी की तैनाती भी रहेगी। साथ ही घाटों पर गोताखोर, एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की भी तैनात रहेगी। तो ये ध्यान रखिएगा। तो थाना अध्यक्ष व विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे। ये जो मीटिंग हो रही थी उसी को लेकर के बात कही जा रही है। शोभा यात्रा में अब कोई भी डीजे नहीं बजेगा, नॉइज पॉल्यूशन आपको नहीं देखने को मिलेगा, ध्वनि प्रदूषण नहीं देखने को मिलेगा। उसी को लेकर के ये आपका न्यूज़ है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा। न्यूज़ किससे संबंधित है? न्यूज़ है संबंधित है FRCS की उपाधि, FRCS की उपाधि, ठीक है। तो यहाँ पे एम्स के डॉक्टर प्रोफेसर बिंदे कुमार को रॉयल कॉलेज और सर्जन एडिनबर्ग से ऑनररी फेलोशिप FRCS की उपाधि मिली है। बच्चों की सर्जरी के क्षेत्र में 30 वर्ष तक लंबे समय तक सेवा करने के फलस्वरूप उन्हें यह सम्मान मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह है डॉक्टर बिंदे कुमार। डॉक्टर बिंदे एम्स पटना के शिशु सर्जरी विभाग के अध्यक्ष व एसोसिएट डीन हैं। डॉक्टर बिंदे 1996 से बिहार में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो बिहार एम्स की बात यहाँ पे कही जा रही है, उन्हीं को यहाँ पे रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन एडिनबर्ग से ऑनररी फेलोशिप यहाँ पे दिया जा रहा है। उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। 30 वर्ष हो गए इनको बच्चों की सर्जरी के क्षेत्र में, तो उन्हीं से इनको उपाधि दी जा रही है, ये ध्यान रखिएगा, FRCS से, ठीक है। यहाँ पे अभी मैट्रिक का रिजल्ट घोषित हुआ था बिहार में, बिहार बोर्ड में। वहाँ पे आप देख सकते हैं 10वीं 12वीं की परीक्षा में सफल छात्र पुनपुन में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा।
42 टॉपरों को किया गया सम्मानित। पुनपुन प्रखंड के पटेल भवन में मंगलवार को छात्र सम्मान समारोह का आयोजन पूर्व जिला पार्षद सदस्य नीरज पटेल पुनपुन द्वारा किया गया, जिससे प्रखंड के विभिन्न गांवों के 10वीं 12वीं की परीक्षा में अव्वल अंक प्राप्त करने वाले 42 छात्र छात्राओं को पुनपुन प्रखंड के सीओ प्रदीप सिंह ने मोमेंटो देकर सम्मानित किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोमेंटो देकर के इनको सम्मानित किया गया। मौके पर बीडीओ शैलेश कुमार केसरी, पुनपुन मुख्य पार्षद प्रत्याशी नीरज पटेल, मुखिया नागा पासवान आदि थे। बाकी फतुआ में मंगलवार को मैट्रिक में सफल छात्रों को सम्मानित करते अतिथि। फतुआ तो मैट्रिक में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को यहाँ पर सम्मानित किया गया। द गैलेक्सी कोचिंग सेंटर की ओर से मैरिज हॉल में मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नव अध्यक्ष प्रतिनिधि सह समाज सेवी टुनटुन यादव ने मैट्रिक परीक्षा में 400 से अधिक अंक लाने वाले कई छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र, शील्ड, कंप्यूटर आदि देकर पुरस्कृत किया है। मौके पर रवि यादव, प्रेम कुमार, ये सारे लोग मौजूद थे। ठीक है, तो उसी को लेकर के यहाँ पे अचीवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये न्यूज़ नंबर 5 उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, हाईलाइटेड था। जो अभी चीज़ें चल रही है देखने को मिलेगा बिहार बोर्ड का रिजल्ट घोषित होने के उपरांत में। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। तो गांधी मैदान स्थित रेड क्रॉस सोसाइटी के बिहार शाखा से मरीजों को निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेगा। यह सुविधा अस्पताल के साथ घर में इलाज करा रहे मरीजों को भी मिलेगी। इसके लिए उन्हें सिर्फ सिक्योरिटी मनी और अपना पहचान व पता का प्रमाण पत्र देना होगा। मंगलवार को राज्यपाल फागू चौहान ने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट और ऑक्सीजन बैंक का उद्घाटन किया। साथ ही परिसर में स्टेट ऑफ द आर्ट कॉन्फ्रेंस हॉल के निर्माण की आधारशिला भी रखी है। तो यहाँ देख सकते हैं बेसिकली राज्यपाल फागू चौहान के द्वारा यहाँ पे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट और ऑक्सीजन बैंक का उद्घाटन इनके द्वारा किया गया है और स्टेट ऑफ द आर्ट कॉन्फ्रेंस हॉल के निर्माण में इन्होंने लेड द फाउंडेशन स्टोन्स, इनके द्वारा आधारशिला रखी गई है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए 7 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है आपको। 51 फुट ऊंचा मान स्तंभ बनाया जाएगा। भगवान महावीर की जन्मभूमि बासोकुंड बिहार में 51 फुट ऊंचे मान स्तंभ का निर्माण होगा। तो आपको बताना है बासोकुंड कहाँ है। आज का होमवर्क करें आप लोग। बासोकुंड कहाँ पर स्थित है, किस जिला में स्थित है, वो आपको बताना है। बासोकुंड बिहार में 51 फीट ऊंचे मान स्तंभ का निर्माण होगा। धार्मिक विधि विधान से इसकी नींव पंडित अशोक गोयल शास्त्री ने रखी है, जो कि दिल्ली के रहने वाले। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मंदिर में प्रवेश समर्पण, श्रद्धा आस्था के भाव को लेकर करना चाहिए। श्रावक का मान समाप्त करने के लिए मंदिरों में मान स्तंभ बनाया जाता है। इस मौके पर अखिलेश जैन, राजकुमार जैन, मुकेश कुमार जैन, सत्यजन जैन सभी लोग मौजूद थे। ठीक है, तो बासोकुंड बिहार में 51 फुट ऊंचे मान स्तंभ का निर्माण होगा। किसका, भगवान महावीर का 51 फुट। ठीक है, 8वें नंबर न्यूज की तरफ बढ़ रहे हैं। AES मरीजों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था होगी। AES क्या है ये AES? तो दिस इज एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम। ठीक है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने AES की चुनौती से निपटने के लिए अस्पतालों में सभी तरह की तैयारी रखने का निर्देश दिया। उन्होंने इसके लिए मरीजों को अस्पताल पहुंचाने, तत्काल दवाओं की उपलब्धता और पीकू वार्ड तैयार रखने को कहा है। इसके पहले मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने AES को लेकर जिलों से फीडबैक लिया। मंगलवार को एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में AES को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में सीएम ने कहा कि AES के प्रति पूरी तरह सजगता बरतें, लोगों को AES के लक्षणों एवं इलाज के प्रति जागरूक करते रहें और इसके लिए व्यापक रूप से जागरूक अभियान चलाएं। AES से प्रभावित बच्चों को तुरंत अस्पताल तक पहुंचाने की सारी व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी निर्देश सीएम ने दिया है। उन्होंने कहा कि पीकू वार्ड को पूरी तरह से तैयार रखें ताकि AES प्रभावित बच्चों को समय समय इलाज मिल सके। इसके साथ ही अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें, यानी किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। कोई भी पेशेंट्स अगर आता है तो AES अब तक 8 मामले में सामने आए हैं। जनवरी से अब तक AES के 8 मामले सामने आ चुके हैं। SKMCH में भर्ती हुए इनमें से 7 बच्चे ठीक होकर जा चुके हैं। जनवरी महीने में AES से एक बच्चे की मौत हो चुकी थी। AES पीड़ित इन बच्चों में से 4 मुजफ्फरपुर, 2 मोतिहारी, 1 सीतामढ़ी और 1 अररिया के। CS डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने बताया कि AES से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। तो प्रभावित जिलों में 30,000 आशा कार्यकर्ताओं को दी गई है दवा की किट में 3 पैरासीटामोल का सिरप और 20 ORS का पैकेट है।
12 जिलों में सुविधाओं की तैयारी की समीक्षा की जा रही है। इलाज की तैयारी को लेकर के मॉक ड्रिल यहाँ पे करें मुख्य सचिव, ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो मॉक ड्रिल की बात यहाँ पे कही जा रही है। बच्चों के इलाज को लेकर के मॉक ड्रिल किया जा सके, पीड़ित बच्चों को त्वरित इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने और अस्पतालों में उपलब्ध संसाधनों के उपयोग, डॉक्टरों के कर्मियों के मुस्तैदी को परखा जाए। उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को यह निर्देश दिए। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण एवं सीतामढ़ी के डीएम भी शामिल हुए थे। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है, यह है न्यूज नंबर 8। नेक्स्ट बढ़ते हैं न्यूज नंबर 9। देखिए, जो आप में से बहुत सारे लोग जो होंगे वो इंग्लिश मीडियम से होंगे, तो चीज़ों को बस समझना है, आप आराम से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, रीडिंग करना और समझना दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो जब तक कोई भी न्यूज़ आपको समझ में नहीं आए तब तक उस न्यूज़ की कोई वैल्यू नहीं रही है। ठीक है, तो न्यूज़ को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप भाई भले ही आपका लैंग्वेज कोई भी हो, क्यों ना हो, ठीक है, एक बार अगर आपको न्यूज़ समझ में आ गई ना कि ये न्यूज़ किससे संबंधित है, तो ऑब्वियस सी बात है आप उसके बारे में कुछ ना कुछ लिख जरूर ले लेंगे। लेकिन जो चीज़ें पहली बार आप सुन रहे हैं तो उस चीज़ के बारे में आप कैसे कुछ मेंशन कर पाएंगे, कुछ लिख पाएंगे। तो समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है किसी भी टॉपिक को लेकर के, ताकि उसके बारे में आप कुछ ना कुछ जरूर मेंशन कर सके। ठीक है, तो चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को 15 तक नियुक्ति पत्र मिलने के आसार है, ये ध्यान रखिएगा। तो जितने भी लोग इंग्लिश मीडियम के, चीज़ों को थोड़ा सा बारीकी से समझे। एक बार ऑब्वियस बात है, हिंदी भी बहुत अच्छे से क्लियरेंस होंगी, बस आपको क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है। याद करने से कुछ नहीं होगा। ये जिस राह पे आप चल रहे हैं वो राह बहुत ज़्यादा कठिन है, और यहाँ पे मेमोराइजेशन ज़्यादा वर्क नहीं करता, लॉजिकल वर्क करता है, कॉन्सेप्चुअल वर्क करता है। थोड़ा इस पे फोकस करते हुए चलिएगा। छठे चरण में प्राथमिक शिक्षा नियोजन में छुटे अभ्यर्थियों के लिए तृतीय चक्र की काउंसलिंग यहाँ पे की जा रही है। अंतिम चयनित 972 अभ्यर्थियों को 15 अप्रैल तक नियुक्ति पत्र बांटे जाने के आसार है। जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग इसको शीघ्र ही सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी की बैठक बुलाकर आगे की प्रक्रिया को अंतिम रूप देगा। ठीक है, जनवरी के मुताबिक तृतीय चक्र में कुल 2188 पदों के लिए काउंसलिंग हुई थी। इसमें चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज की जांच 9 अप्रैल तक किए जाने के आदेश दिए गए थे। 7 मार्च को स्थानीय प्राधिकार चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता भी अप्रभावी हो जाएगी। 9 से 15 अप्रैल के बीच बांटने की योजना है। इस योजना के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। 12 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति को 129 करोड़ रुपए यहाँ पे जारी किए गए। शिक्षा विभाग ने राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में अध्ययनरत आरक्षित वर्ग है 11.94, याद रखिएगा 11.94 लाख विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति के लिए 129 करोड़ जारी किए गए हैं। ठीक है, 129 करोड़। यह राशि बच्चों के खाते में मंगलवार को भेजने की प्रक्रिया हुई। यह राशि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग या कमजोर वर्ग के बच्चों को दी गई है, और यहाँ पे छात्रवृत्ति की यह राशि वित्तीय वर्ष 2021 से संबंधित। इसके अलावा शिक्षा विभाग ने मंगलवार को अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए 50 लाख रुपए से अधिक राशि भी यहाँ पे जारी की है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसी को लेकर के ये आपका न्यूज़ है। चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को 15 तक नियुक्ति पत्र मिलने का आसार। क्लियर। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ वापस से स्टार्ट हो रहा है। क्या स्टार्ट हो रहा है? जनता दरबार, है ना, जनता दरबार, सीधी बात डायरेक्ट सीएम के साथ। तो सोमवार को जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम का आयोजन होगा। सोमवार को ध्यान रखिएगा, सोमवार को 11 व 18 अप्रैल को होने वाले इस कार्यक्रम की अधिसूचना की कैबिनेट विभाग ने जारी कर दी है। कैबिनेट मिनिस्टर्स के द्वारा इसके बारे में अनाउंसमेंट कर दिया गया है। कहा गया कि 6 जुलाई 2021 को जारी आदेश में जनता के दरबार में सीएम कार्यक्रम के आयोजन से संबंधित आदेश जारी किए जा चुके हैं। बाद में कोविड-19 के कारण कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था। तो इस वर्ष 8 फरवरी कार्यक्रम फिर से शुरू किया गया है। इसी क्रम में अब 11 से 18 अप्रैल को कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में केवल कोविड-19 टीका प्राप्त आगंतुकों का प्रवेश ही अनुमान्य होगा। तो उसी को लेकर के बात की जा रही है। 11 को जनता दरबार होंगे। ठीक है, मुख्यमंत्री के साथ सीधी बात, जनता की सीधी बात। 10 नंबर न्यूज़ ये आपका आज का। ठीक है, तो यहाँ पे आप पीडीएफ देख सकते हैं। ये 3 पीडीएफ्स आपको रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड किए जाते हैं। इसकी प्राइसिंग जो है वो सिर्फ 299 पर मंथ है। डेली बेसिस पे ये 3 क्लासेस आपके होते हैं। सुबह 11 बजे, ये आपकी 11:45 पर।
ठीक है, और ये रात के 10 बजे। ये 3 क्लासेस का PDF आपको सिर्फ और सिर्फ 299 पर मंथ आपको ये पड़ेगा, जो कि रेगुलर बेसिस पे आपको PDF प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। जिन जिन लोगों ने इस कैटेगरी के जो PDF है वो परचेज़ किया उनको मिल जाता होगा। आई होप आप लोगों को मिल जा रहा है जिन्होंने परचेज़ किया। बिहार न्यूज़ अगर आपको परचेज़ करना हो तो बिहार न्यूज़ के लिए अलग से कैटेगरी है, 149 डॉट पर मंथ का यहाँ पे ये कैटेगरी में आता है। मतलब डेली बेसिस में बिहार न्यूज़, बिहार बजट इसी में आ जाएगा, बिहार बजट और बिहार इकोनॉमिक सर्वे, ये सब चीज़ आपको इसी में मिल जाएगा। तो 149 पर मंथ है, ये ध्यान रखिएगा। बिहार न्यूज़ आपको हिंदी में कवर कराया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में नहीं है। दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट, और हिंदी में ही चीज़ों को समझे, बहुत अच्छे से क्लियर होता चलेगा, इंग्लिश वाले भी, ठीक है, ताकि इसको अच्छे से क्लियरिटी कर सके और अच्छे से आप उसको समझ सके सारे न्यूज़ को, और उसके बाद अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट कर सके, ठीक है। उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। बाकी 67 के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये वाला PDF 67 की जो तैयारी कर रहे हैं, जो 67 देने जा रहे हैं 8 मई को पेपर है ना, तो उनके लिए ये न्यूज़ है कि ये फरवरी टू अक्टूबर, फरवरी 2021 से अक्टूबर 2021 तक का PDF, यहाँ पे दो PDF को मिल रहा है, एक न्यूज़ एनालिसिस का मिल रहा है और एक आपका MCQ का भी PDF मंथ वाइज 2 PDF मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपको बेसिकली विथ मैप आपको मिलेगा, विथ मैप मतलब लोकेशन को मैप्स के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है बारीकी से, और ये नोट्स जो है वो इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको ये नोट्स मिलेंगे। इसका प्राइस 399 है, ये ध्यान रखिएगा। 1 टाइम पेमेंट है, फरवरी टू अक्टूबर आपको। जिन जिन लोगों ने ये परचेज किया है, आई होप आप लोगों को PDF ये मिल गया होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये 67 वालों के लिए, 68 के लिए नहीं है, ना ही 69 के लिए, ना ही 70 के लिए, उनके लिए ये यूज़फुल नहीं है, तो इसको कृपया करके मत खरीदे 68 69 वाले। बाकी ये आपको डेली बेसिस पे मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो जिनको भी परचेज करना हो PDF, इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, ठीक है, 9716986821, ये पहला नंबर कैटेगरी है, ये दूसरा नंबर कैटेगरी है, और ये तीसरा नंबर कैटेगरी। जो भी कैटेगरी का अगर आपको परचेस करना हो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, वहीं पे आपको सारे पेमेंट वगैरह के इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएंगे। पेमेंट करने के बाद आपको PDFs प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आगे का न्यूज़ हम लोग कवर करते हैं। यहाँ पे 11वां नंबर न्यूज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, बापू के संदेश को जन जन तक पहुँचाएगी कांग्रेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कांग्रेस के बारे में कांग्रेस के द्वारा ये सारी बातें कही जा रही है कि 17 से 2 हफ्तों तक चलेगी गांधी संदेश यात्रा। बिहार में तय करेंगे 300 किलोमीटर की पैदल यात्रा। कौन? कांग्रेस ने गांधी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। बिहार में 17 अप्रैल से 2 हफ्तों तक गांधी संदेश यात्रा का आयोजन होगा। बिहार में इस यात्रा के दौरान कांग्रेसी 300 किलोमीटर पैदल यात्रा करेंगे। संदेश यात्रा की तैयारियों को लेकर मंगलवार को कांग्रेस के पूर्व महासचिव BK हरिप्रसाद ने बिहार प्रभारी भक्त चरणदास, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष PV श्रीनिवासन, विधानमंडल दल के नेता अजित शर्मा के साथ समीक्षा बैठक की है। बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में BK हरिप्रसाद ने आरोप लगाया कि देश में गांधी के विचारों को वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी मिटा रही है। मोदी सरकार की जो मुखालफत कर रहा है उसे देशद्रोही बताया जा रहा है, जबकि सर्वविदित है कि आज़ादी की लड़ाई में कौन किसके साथ खड़ा है। देश में गांधी के विचारों से युवाओं और नई पीढ़ी को अवगत कराने के लिए गांधी संदेश यात्रा के रूप में पदयात्रा निकाली जा रही है। ठीक है, ये पदयात्रा कब होगी? ये 17 अप्रैल से 2 हफ्ते के लिए होगी। बैठक में कौन कौन मौजूद थे? चंदन यादव, शकील अहमद खान, तौकरी आलम, कोकब कादरी, श्याम सुंदर सिंह, धीरज समीर, तो ये सारे लोग यहाँ पे मौजूद थे। गांधी संदेश यात्रा के संबंध में प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस के पूर्व महासचिव BK हरिप्रसाद, देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 12वां नंबर न्यूज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरी तरह से ऑक्सीजन की पर्याप्त पूंजी हो चुकी है। यहाँ पे राज्य में 400 मैट्रिक टन का यहाँ पे प्रोडक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। बिहार में एक गुड न्यूज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो प्लांटों में ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू हो गया। ऑक्सीजन की राज्य में पर्याप्त उपलब्धता है, जिससे किसी भी चुनौती से मुकाबला किया जा सकता है। ठीक है, अब ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की नहीं होगी मौत। ट्रॉमा, एक्सीडेंट, महिलाओं के प्रसव के दौरान व अन्य ऑपरेशन में हो रहा है उपयोग, तो ये ध्यान रखिएगा। सरप्लस ऑक्सीजन हो रहा है संरक्षित, ज़्यादा जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो जा रहा है तो उसको स्टोर कर दिया जा रहा है। 130 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की खपत है। उपयोग के अतिरिक्त शेष बचे ऑक्सीजन को संरक्षित किया जा रहा है। सरप्लस ऑक्सीजन को छोटे बड़े सिलेंडरों में भरा जाता है। अस्पतालों में लगाए गए टैंकों में बफर स्टॉक के रूप में रखा जा रहा है, ताकि किसी भी महामारी या आपात स्थिति के दौरान ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सके। ये ध्यान रखिएगा, मरीज की मौत अब नहीं होगी, क्योंकि प्रतिदिन 400 मैट्रिक टन आपका ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो रहा है। बिहार में
उसी को 24 घंटे में उपलब्ध कराई जा रही है सभी को, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसी से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 13 नंबर न्यूज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। न्यूज़ नंबर 13 आप यहाँ पे देख सकते हैं। शराब पीकर पहली बार पकड़े जाने पर 30 दिन का हो सकता है कारावास। हम लोगों ने इस न्यूज़ को कवर भी किया था कि अगर आपने बिहार ड्राई स्टेट है, बिहार में लिकर बैंड है, तो अगर आप शराब पीते हुए पकड़ा गया तो बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद नियमावली 2021 के संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसमें पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने पर जेल की बजाय 2 से 5 हज़ार तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है, परंतु यह पुलिस एवं उत्पाद अधिकारियों की रिपोर्ट पर ही निर्भर करेगा। ठीक है, पुलिस या उत्पाद अधिकारी अपनी रिपोर्ट में जुर्माने पर आरोपित को नहीं छोड़े जाने की प्रार्थना कर सकते हैं। इसके लिए उसे उचित कारण देना होगा। इस संतुष्ट होने पर कार्यपालक दंडाधिकारी 30 दिनों तक की सजा दे सकता है। जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर भी 30 दिनों के कारावास की सजा हो सकती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। तो ये इसके लेकर के अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 2 से 5 हज़ार तक का जुर्माना का प्रावधान भी किया गया अगर पहली बार कोई शराब पीता हुआ पकड़ा गया तो, और उसे बेसिकली 30 दिनों का कारावास भी हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा। पूरी तरह से निर्भर कौन है? पूरी तरह से यहाँ पर किसके ऊपर सारी बातें हैं? कार्यपालिका के ऊपर। और जो उनको गिरफ्तार कर रहा है पुलिस, अगर वो चाहे तो वो भी उनको जेल भेज सकता है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, डन। तो ये कितना नंबर न्यूज़ हुआ? 13 नंबर न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। 14 नंबर न्यूज़ की तरफ बढ़े। तो जब तक सामर्थ्य रहेगा राज्य की सेवा करता रहूंगा। मुख्यमंत्री जी के द्वारा बोला जा रहा है कि जब तक कर सकता हूं मैं करता रहूंगा। नीतीश कुमार जी के द्वारा मंगलवार को जिले के 4 प्रखंडों कतरीसराय, अस्थवा, सरमेरा और बिंद प्रखंडों का दौरा इन्होंने किया। यहाँ के लोगों को खासकर अपने शुरुआती दौर के राजनीतिक साथियों से मुलाकात की, उनकी समस्या सुनी। तकरीबन सभी जगहों पर लोगों ने बढ़ती अफसरशाही के साथ ही दर्जनों शिकायतें की। लोगों से मुलाकात के बाद औपचारिक रूप से लोगों को संबोधित किया गया। कहा, जब तक हम में समर्थ रहेगा सूबे के लोगों की सेवा करता रहूंगा। आप सभी आपसी एकता रखेंगे तो विकास की गाड़ी तेज चलेगी। ये बात कही जा रही है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। ठीक है, जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को माला पहनाते हैं कार्यकर्ता। ठीक है, प्रतिमा पर किए माल्यार्पण। मुख्यमंत्री ने अस्थवा से सरमेरा जाने के क्रम में बरबीघा के श्री कृष्ण सिंह चौक पर स्थापित बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अस्थावा में उमड़ी भीड़। अस्थावा के कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं की उमड़ी भीड़। और विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने बताया कि सीएम ने बैनर पावर ग्रिड का जायजा किया, जल्द चालू कराने का निर्देश भी दिया। मौके पर जल संसाधन मंत्री संजय झा, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, सांसद कौशलेंद्र कुमार भी थे। तो ये ध्यान रखिएगा, उसी को लेकर के बोला जा रहा है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। 15वां नंबर न्यूज़ बिहार न्यूज़ का आप यहाँ पे देख सकते हैं। एकता और भाईचारे के साथ मिलजुल करके रहें, उसी को लेकर के सेंस ऑफ ब्रदरहुडनेस को यहाँ पे बढ़ाने की बात की जा रही है। इंटीग्रिटी को प्रमोट करने की बात कही जा रही है। एक साथ मिल करके रहने की बात कही जा रही है, जो कि हमारा मौलिक कर्तव्य भी है। ये ध्यान रखिएगा, मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान के मौलिक कर्तव्य में जिक्र किया गया ना। चलिए मुझे होमवर्क नंबर 2 बताइएगा। होमवर्क नंबर 2, फंडामेंटल ड्यूटी हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में जिक्र है? आपको आर्टिकल बताना है, अनुच्छेद बताना है। ठीक है, टोटल फंडामेंटल ड्यूटी बताना है। ठीक है, टोटल फंडामेंटल ड्यूटी कितना है वो आपको बताना है। ठीक है, और भाग भी बताना है, पार्ट्स भी बताना है कि किस पार्ट्स में रखा गया है हमारे संविधान के। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी बताना है आपको। फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य के बारे में बात की जा रही है। किसके में बात की जा रही है? मौलिक कर्तव्य के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, 16 नंबर न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तुलसी और ऋषिकांत बने शूटिंग चैंपियन। यहाँ पे आप देख सकते हैं पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आर.के. सिंह ने विश्वविद्यालय के शूटिंग चैंपियन बनने पर तुलसी कुमार, विशाल कुमार, प्रद्युमन कुमार, ऋषिकांत कुमार, प्रवीण पल्लव को बधाई दी है। अंतर विश्वविद्यालय शूटिंग चैंपियनशिप 10 मीटर राइफल एवं पिस्टल का आयोजन मेरठ में 12 से 15 अप्रैल को होना है, जिसके लिए नालंदा के कल्याण बीघा के इंडोर शूटिंग रेंज में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों से आए हुए शूटर्स के बीच कड़ी
स्पर्धा कंपटीशन के बाद एयर राइफल में SPM कॉलेज उदंतीपुरी के तुलसी कुमार और एयर पिस्टल में RLSY कॉलेज बख्तियारपुर के ऋषिकांत कुमार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो उसी को लेकर के आपका न्यूज़ है, न्यूज़ नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। शोभा यात्रा भविष्य में पटना की बनेगी पहचान। नितिन नवीन के द्वारा ये बोला जा रहा है। बीते 13 वर्ष पहले मात्र 8 झांकियां से शुरू हुई थी रामनवमी शोभा यात्रा, आज कितनी हो गई? 41 झांकियों के प्रदर्शन से इतिहास रचने का तैयार है। रामनवमी शोभा यात्रा भविष्य में पटना की पहचान होगी। ये बातें पथ निर्माण मंत्री या रामनवमी शोभा यात्रा से जुड़े नितिन नवीन ने कही है। वे रामनवमी कार्यक्रम आयोजन की तैयारियों का जायजा लेने डाक बंगला चौराहा पहुंचे। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल के चंदन नगर से विशेष कारीगर मंच निर्माण, तोरण द्वार, साज सज्जा तथा लाइट व्यवस्था के लिए बुलाए गए हैं। पास की इमारतों पर भी लाइट लगेगी। ये यहाँ पे शोभा यात्रा का भविष्य के लिए भविष्य में पटना की बनेगी पहचान, तो उसी को लेकर के ये आपका न्यूज़ है, जो कि कहा जा रहा है नितिन नवीन के द्वारा। ये ध्यान रखिएगा, नितिन नवीन के द्वारा ये बात कही गई है। ठीक है, तो ये 17 नंबर न्यूज़। 18वां नंबर न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साइंस के हिसाब से रोजा रखना कई बीमारियों को दूर करता है। देखिए किनके द्वारा ये बात कही जा रही है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं खुर्शीद हसन। तो फुलवारी शरीफ रमजान के पाक माह में रहमत नासिल होती है। रमजान की फजीलता को बयान करते हुए नजीब खुर्शीद हसन ने बताया कि अल्लाह का एहसान है कि हमें माह ए रमजान जैसी रहमत से नवाजा है। इस महीने में कुरान नाजिल हुआ जो हमें अल्लाह के बताए रास्ते पर चलने के लिए सही राह दिखाता है। साइंस के हिसाब से भी रोज़ा रखना कई बीमारियों को दूर रखता है। खासकर रमजान में मोमिन अल्लाह के फरमान को जो अपना कर्तव्य समझकर पूरा करता है। देखिए फास्टिंग रखना, ये उसी को लेकर के बात कही जा रही है कि रोज़ा रखना यानी एक तरह से फास्टिंग रखना हमारे शरीर के कई बीमारियों को क्या करता है, दूर करता है। ये यहाँ के वैज्ञानिक साइंस के हिसाब से खुर्शीद हसन के द्वारा ये बात कही जा रही है। ठीक है, ठीक है, उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। तो ये न्यूज़ नंबर 18 है, ये ध्यान रखिएगा। न्यूज़ नंबर 19 की तरफ बात करते हैं। लास्ट नंबर न्यूज़ है, थोड़ा सा इसको कवर कर लेते हैं। लास्ट नंबर, जीवन रक्षक दवाई भी बनेगी जेब पर बोझ। महंगाई बढ़ रही है, 10 से 15% तक बढ़ गई मिलेगी दवाई बढ़ करके मिलेगी। देखिए कैंसर और हृदय रोग से 10 से 15% बढ़ करके मिलेगी। शुगर बीपी की दवाई 20 से 25%, 25% तक बढ़ करके प्राइस इसका मिलेगा। गैस की दवा 10%, मल्टीविटामिन 11, कब्जियत चूर्ण वगैरह 10%, इनो 40%, सर्जिकल मलहम, सर्जिकल आइटम, आई ड्रॉप, खुजली का रोग, ये सभी बीमारियों की जो दवा है ये बढ़ करके मिलेगी। इन दवाओं की खुदरा कीमत 10 से 15 तक बढ़ेगी। कैंसर की दवा, ये सारे आप देख सकते हैं। सही दवाइयों की कीमत अब बढ़ने जा रही है, बढ़ करके मिलेगी। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं अब महंगी होगी दवाइयाँ भी। सरकार ने दवाइयों का थोक मूल्य यहाँ पे बढ़ाने की अनुमति दे दी है। 15 दिनों में बड़ी दर पर दवाइयों मिलेगी खुदरा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पटना के दवा दुकानों में अगले 10 से 15 दिनों में बड़ी दर पर दवाइयाँ मिलेगी। खुदरा दुकानों में यह वृद्धि वर्तमान दर से 10 से 15% ज़्यादा होगा, ये ध्यान रखिएगा। सर्दी खांसी समय 872 प्रकार की जीवन रक्षक दवाइयाँ शामिल है। इस सूची से बाहर कई दवाइयाँ हैं जिसकी कीमत पहले से बढ़ी हुई है। तो डिटॉल, सेवलॉन, मलहम, ये सारे जो हैं ये सारे के प्राइसेस यहाँ पे बढ़ गए, ये ध्यान रखिएगा। 2 साल में 10 से 50% तक हो चुकी है मूल्य वृद्धि। तो उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। 2 साल में इन्फ्लेशन रेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो जो कि पहले 10% था अब यहाँ पे 50% हो गया है, वृद्धि हो गई है। आप देख सकते हैं इतना प्रतिशत बढ़ चुका है दाम, उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, तो ये आज का पूरा न्यूज़ एनालिसिस था। आई होप आपको न्यूज़ पूरा कवर हुआ होगा, न्यूज़ अच्छा लगा होगा, वीडियो आपको कवर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। शेयर करना ना भूलें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं वीडियो, और सभी को ज्वाइन कराएं, सभी को फॉलो कराएं। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और टाइमली आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकें। किसी भी तरह का कोई भी डाउट, सजेशन, फीडबैक देना हो तो आप मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल लिंक है, वहाँ से आप सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं सारे डिटेल्स को लेकर के।
जो भी अपडेशन आएगा वहीं पे अपडेट्स होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।